Good morning students, this is Rajesh and today I am going to tell you in civics class 8 understanding law. Dear student, in my previous video we already discussed how the new law become are unpopular and controversial law. Now today it is a very interesting topic that we take with us, that is the do laws apply to all. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारी लॉ है, जैसे भी लॉ बनी है या अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, जो भी है, तो क्या ये लॉ अप्लाई टू ऑल, सभी के लिए लागू होती है और नॉट या नहीं होती है. In this video we already discussed the situation of India before independence, or you can say that in ancient India as well as independent India. In this view we will discuss कि what is the difference between law or do all law apply to all. So एक हम सिचुएशंस आपको लेते हैं और आई होप कि मैंने नोट भी किया है कि एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लॉ जो है हम सब पे इक्वली अप्लाई होता है या उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो फिर क्या होगा. सो एक सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक सिचुएशन है, इसका रियल से मतलब नहीं है, हाइपोथेटिकल है. बट इन ए प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव लुक एट डिफरेंट रियल सच काइंड ऑफ इवेंट्स. सो हियर ए गवर्नमेंट ऑफिसर help his son go into hiding because he has given a 10-year jail sentence by the district court. ये एक सिचुएशन है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर दैट मीन्स वो पावरफुल है, उसके पास पावर है, वो ऑफिसर है. उसका सन, उसका लड़का जो है वो कुछ अगेंस्ट लॉ करता है, कोई क्राइम करता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हमारा प्रोसेस है किसी को गिल्टी बताने का, तो कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको गिल्टी मानता है और उसको 10 साल की सजा दे देता है जेल में. अब ऑफिसर क्या करता है कि अपने बच्चे को 10 साल से जेल से बचाने के लिए वो उसको कहीं छुपा देता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए, उसको जेल में न रख पाए. अब ये क्या होता है, ये तो हमारी कंट्री में बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेसी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास अच्छे अच्छे पावर्स हैं, कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, कुछ पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, तो ये सारे इवेंट तो कॉमन सी चीजें हो जाती हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या होता है और हमारी लॉ इसको कैसे डील करती है. तो अगर ऐसा है वो छुपा देगा तो यहाँ तो वायलेशन ऑफ क्या देगा, लॉ हो जाएगा, कानून का क्या है, उल्लंघन है. वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो पावरफुल है, जबकि अप्लाई अगर है तो सबके लिए लॉ होना चाहिए. तो ये लॉ यहाँ पे वायलेट हो रहा है. तो वायलेट हो रहा है तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है. तो हम नेक्स्ट देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड, कि यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है जो हमारी कंट्री में जो उसका सिद्धांत है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है. एक चीज और हम यहाँ डिस्कस कर लें कि एक हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, और अगर इस ऑफ को हम चेंज कर दें और ये डिस्कस कर लें रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ, सो ये दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाएगा, इनके दोनों के सेंस अलग हो जाते हैं. इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, और यहीं से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अगर ये वायलेशन हो रहा है तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि कह सकते हो कि एक तरीके से रूल बाय लॉ हो जाता है. ठीक उसी प्रकार से जैसे आप हिंदी लिखते हो, एक अगर बड़े वाले शब्द में बड़ी की मात्रा लगा देते तो सीधा हो जाता है, किसी का नाम हो जाता है. लेकिन अगर यही
छोटा सा लग जाता है तो जीना हो जाता है, जो कि पत्र बन जाता है। तो सेंस क्या है? बाय एंड ऑफ। अब क्लियर करते हैं। रूल बाय लॉ का मतलब है कि जो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो पावरफुल है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग लॉ को बना देता है। रूल बाय लॉ, वो रूल कर रहा है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अब वो रूल कर रहा है तो अपने तरीके से वो लॉ को बना सकता है। डिफरेंट, जैसे हम एंशिएंट इंडिया में भी देखेंगे कि कैसे रूल बाय लॉ होता था, रूल ऑफ लॉ नहीं होता था। वहां डिफरेंट लॉ हो जाते थे, इन्यूमरेबल लॉ हो जाते, ओवरलैपिंग लॉ हो जाता था, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट सिचुएशन बन जाते थे, कोई रिटेन पनिशमेंट नहीं था। तो रूल बाय लॉ का सेंस होता है कि लॉ, रूल बाय लॉ यानी शासन किया जाए किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अब उनको शासन करने में, रूल करने में जो भी उनके लिए सहायक हो या जो उनको समझ में आता हो वो लॉ बना देते हैं। दैट इज द रूल ऑफ लॉ। बट हियर कैसे ये वायलेशन है? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का सेंस है कि रूल है तो किसका है? लॉ का है। ये रूल किसका है? लॉ का है। जो रिटेन है, जो कानून बना हुआ है, उसका लॉ उसका रूल चलता है, न कि किसी पावरफुल पर्सन का। रूल बाय लॉ में क्या है कि पावरफुल पर्सन अपने अकॉर्डिंग रूल बना देगा, और रूल ऑफ लॉ का क्या है कि जो रूल है वो किसका रूल होगा? तो लॉ का होगा, कानून का होगा। अब वहां पावरफुल कौन है? लॉ है। और रूल बाय लॉ में पावरफुल कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है। जो लॉ का जो रूल कर रहा है वो पावरफुल है। सो ये वायलेशन है रूल ऑफ लॉ। जो कानून, चूंकि वो पावरफुल है लेकिन सारी अथॉरिटी उनके पास नहीं है, क्योंकि रूल किसका है? तो लॉ का है। और अगर लॉ का है तो अप्लाई फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वली अप्लाई हो रहा है। और अगर वो हिडन करते हैं अपने सन को, दैट मीन्स कि वे क्या कर रहे हैं कि वे वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, यहां पे रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आप रूल ऑफ लॉ कहता क्या है। रूल बाय लॉ नहीं, क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ। ये कानून का शासन कहता क्या है कि ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। नंबर 1, ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? जो कानून का शासन है वो कहता है ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इस स्वतंत्र भारत में जितने भी लोग हैं, इक्वल बिफोर लॉ, सबके सामने वो लॉ के सामने समक्ष सभी लोग क्या है? इक्वली है। जब भी, क्योंकि ये रूल किसका है? लॉ का है। तो लॉ के सामने ये सभी लोग, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हो, स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, सबको क्या करना है? लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? सभी लोग इक्वल है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। सेकंड वन इज द लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पर्सन ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी व्यक्ति में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, उसके समक्ष सभी लोग एक समान है। सबके लिए अगर एक किसी क्राइम पे एक पनिशमेंट है, तो अगर वो क्राइम कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक पर्सन हो या बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, लॉ जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो पनिशमेंट रिटन है, वो दोनों के लिए इक्वली होगा। ठीक है? तो लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या करता है कि किसी भी पर्सन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, चाहे उसका रिलीजन भी कुछ हो, उसका जेंडर कुछ हो, ओके, उसके रेसेस कुछ भी हो, या उसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कुछ भी हो, सबको वो इक्वली लेके चलता है, सबको इक्वल मानता है, और सबके लिए इक्वल पनिशमेंट उस लॉ में रिटन है। लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, नो वन अबव द लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं सबके लिए लॉ बना हुआ, सब पे अप्लाई होता है, और कोई भी, नो वन अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सभी लोग लॉ के समक्ष इक्वल है।
देखो ये सारी चीजें जो हमारा डेमोक्रेसी है वो हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ रिटन है। हर एक क्राइम के पनिशमेंट रिटन है। कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली नहीं होता है, सारा कुछ रिटन है और इसकी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि किस तरीके से किसी को जेल या पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है जैसे उसने क्राइम किया, कोई कंप्लेन आई, उसको गिल्टी मानकर उसको पनिशमेंट कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिसमें डिसाइड करता है हमारा जुडिशरी और एक आफ्टर लॉन्ग इंट्रोगेशन के बाद और जब वो पाता है कि सारे एविडेंस इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि दैट पर्सन इज गिल्टी और उसने कोई क्राइम किया है, देन ही गिव द पनिशमेंट एंड ए रिटन पनिशमेंट। सो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ राइज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहेगा कि हमारी कंट्री क्या है, रूल ऑफ लॉ है, यानी हमारी कंट्री में लागाई शासन है। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ कहता है कि ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। नेक्स्ट देखेंगे नो वन डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, सेक्स, जेंडर, कास्ट और रिलीजन। नेक्स्ट है लॉ अप्लाई टू ऑल सिटीजंस, कि हमारा जो लॉ है वो सब पे लागू होता है एंड नो वन अबव द लॉ। और कोई भी इंडिया में कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। बट एक और क्वेश्चन हम यहाँ राइज कर रहे हैं कि इज दिस सिचुएशन सेम इन टाइम, कि क्या ये सिचुएशन है, क्या यही सेम सिचुएशन थी एंशिएंट टाइम में, प्राचीन भारत में, क्या यह था? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं था। रीजन क्या है कि कहता है इन एंशिएंट टाइम इंडिया दे वेयर इन्यूमरेबल एंड ओवरलैपिंग लॉ, कि एंशिएंट इंडिया में देखेंगे तो दे वेयर इन्यूमरेबल, बहुत सारे इन्यूमरेबल लॉ थे और ये रिटन भी नहीं थे। एक्चुअली तो हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया, क्योंकि इंडिया तो था ही नहीं। एंशिएंट टाइम क्योंकि हमारी इंडिया जो क्या थी, देशी रियासतों में बटी हुई थी, अलग अलग थे, अलग अलग वहां पे राजा हुआ करते थे। तो अलग अलग राजा जो है वहां क्या था, रूल बाय लॉ, क्या था, रूल बाय लॉ। अभी क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो वो रूल बाय लॉ था, वो रूल करते थे अपने नियम के अनुसार करते थे। तो अगर नियम के अनुसार करते थे तो उनके इन्यूमरेबल लॉ थे, अलग अलग लॉ थे। या एक ही क्राइम के लिए उनके जो पनिशमेंट हुआ करते थे वो डिस्क्रिमिनेट कर देते थे, है ना। बहुत सारे पिक्चर देखते हो ना, वो अभी बहुत सारी फिल्में आती हैं, बाहुबली देख लिया आपने, उस फिल्म में देखो कि भाई वचन ही मेरा शासन है। तो क्या है, रिटन तो है नहीं, उन्होंने जो बोला भाई उनका रूल है। तो ये हमारा रूल बाय लॉ है, ये कानून के द्वारा शासन है, कानून का शासन नहीं है। और इन्यूमरेबल है कि उनकी फैमिली से होता है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है, अगर कॉमन पीपल करते हैं तो उनका पनिशमेंट अलग है। कास्ट बेस्ड था पनिशमेंट कि अगर अपर कास्ट है तो उनके लिए क्षम्य है, उनको पनिशमेंट नहीं भी दिया जा सकता था। लो कास्ट है उसको कहा जाता था कि आपको पनिशमेंट मस्ट है, देना है। तो वहां बहुत सारे ओवरलैपिंग लॉ थे, एक के बाद एक थे। अब अगर ऐसे लॉ होंगे तो जस्टिस तो हो नहीं पाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब यह हमारी कंट्री में कैसे स्टैब्लिश करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर हम इस बारे में जाएं, हम ब्रिटिश कॉलोनिज्म के बारे में जानते हैं। देखो, हम अपनी हिस्ट्री में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा क्रूरल्टी दिखाई है अगेंस्ट इंडिया। नो डाउट कि भाई पे हम पे शासन करना चाहते थे, बहुत सारे उनके निगेटिव है, बहुत सारे निगेटिव टर्म्स उनके रहे हैं हम पे। उन्होंने बहुत सारे आर्बिट्री लॉ इन्फोर्स किए हैं, या बहुत सारे हमारे जो हैं सही लोग हैं स्वतंत्रता कराने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सोने की चीजें है, वो बहुत सारा हमसे व्यापार छीन लेते हैं, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोलैप्स कर देते हैं
यहाँ कुछ बनने नहीं देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम तो जानते हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ने भी हमारी इंडिया को इमर्ज करने में भी उनकी भूमिका है, उसको ऊपर उठाने में भी भूमिका है। जो लॉ इमर्ज हो रहा है, अभी एजुकेशन है, अभी हम और आप वी आर डिस्कसिंग टुगेदर। चलो ये तो कोविड-19 पीरियड है, तो अभी तो हम फेस टू फेस नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। बट ये जो क्लासरूम है, ये करिकुलम है, ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो फिक्स पीरियड है, जो एजुकेशन के फील्ड में ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस का करने वाले भी पहले ब्रिटिश होते हैं। अदरवाइज पहले पाठशालाएं होती थी, एक पेड़ हो जाता था, पेड़ के पास बच्चे आते थे, जो टीचर्स को जी में आता था ओनली पढ़ाता था, कोई करिकुलम नहीं था कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और वो जब फ्री होते थे तो पढ़ते थे। जैसे एग्रीकल्चर का पीरियड आता था, वो घर चले जाते थे, अपने खेतों में अपने कामों में लग जाते थे। तो आज जो ये क्लासरूम या जो मीडियम, जो चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश की ही देन है। तो ब्रिटिश की एक और देन है, वो है कि रूल ऑफ लॉ। उन्होंने ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है इस पीरियड में, बहुत सारे इन्यूमरेबल और ओवरलैपिंग लॉ है, तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व किया जाता है ब्रिटिश कॉलोनिज्म। और क्या करते हैं वो? ब्रिटिश कॉलोनिज्म आर क्रिएटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया में रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्रिटिश या ब्रिटिश शासन। बट इसका एसेंस नहीं है कि मैंने कहा, और ये इसके पक्ष में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं इसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अपने लॉजिक है, उनकी अपनी सोच है। क्या कारण है कि इनके पूरी तरीके से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जो है क्रेडिट जो है वो ब्रिटिश को नहीं देते हैं। रीजन क्या है? उसके रीजंस भी हैं, देखें। Some historians are not accepted such thing. They say that British law was arbitrary, कि ब्रिटिश लॉ जो बनाए गए वो आर्बिट्री थी, शवाईकारी होगी, दमनकारी होगी, क्योंकि उनका एम क्या है? उनका एम है हमारे देश पे शासन करना। सेडिक्शन लॉ है, राष्ट्रद्रोह है। अभी आज की कंडीशन में क्या है? सेडिक्शन लॉ आप पे आसानी से इंपोज नहीं किए जा सकते हैं। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है तो बताते हैं कंट्रोवर्शियल लॉ, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो वहां पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को। बट दैट पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मीन सेडिक्शन, वो राष्ट्रद्रोह। सेडिक्शन क्या है? कि जब हम अगेंस्ट नेशन कोई वर्क करते हैं तो वो सेडिक्शन लॉ होता है। बहुत सारे इंपोज करते हैं वो, क्योंकि उनका एम होता है। लेकिन जो लिखने का काम, इंट्रोड्यूस करने का काम है, मैं नहीं कहता हूं कि लॉ बनाया हो, तो हम उसको चेंज किए हैं, और जो इंट्रोड्यूस करने का काम, उसका क्रेडिट हम नो डाउट कि ब्रिटिश को देते हैं। लेकिन और भी स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ज्यादा, ये नहीं कहते कि पूरी क्रेडिट दे दी जाए। वे इंडियंस, बहुत सारे स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स को इसका क्रेडिट देते हैं। जैसे आप जानते हो ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में ही अपने लिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए उन्होंने कुछ लॉ के लिए डिमांड किया या बनाया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने देखा कि अब जब हमारा देश आजाद हो तो देश चले कैसे, और देश चले तो किसके थ्रू चले? क्या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो, या फिर एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या लोगों का शासन हो जाए? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक, एक कंप्लीट रिपब्लिक जो हमारी कंट्री है, जो लोगों का शासन हो, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, और बहुत ही हार्ड लेवल के बाद हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया, जिसे हम रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950 को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, और तब से हम रिपब्लिक इंडिया अपने आप को मानते हैं और हम रिपब्लिक बनाते हैं। तो उसमें रिटेन रिकॉर्ड, उसमें सारी चीजें रूल्स हैं। अब कोई भी हमारे ऑफिसर्स आते हैं तो उनके पावर्स नहीं होते हैं, बल्कि लॉ के पावर्स होते हैं, जो कानून है उसके अनुसार वो चलते हैं। ओके, सो नो डाउट कि एक आपका वर्क है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
के बारे में, उनकी बायोग्राफी उनके बारे में आप कुछ चीजें सर्च करें और एटलीस्ट 1 पेज आप उनके कंट्रीब्यूशंस को, उनके जो और भी कलिग्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को आप राइट डाउन करें अपने नोटबुक में। टिल देन, थैंक यू। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।